मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। जिस टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम का आपको विश, आपका वेलकम है आपके अपने स्माइल केमिस्ट्री क्लासेस में। हम प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस वीडियो में हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस पर डिस्कस कर चुके। आज हम आगे की डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस रेट लॉ से कनेक्टेड है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस में एक टॉपिक लिया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोगों ने वहां कहा था कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सर? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम जनरली डिटरमाइन करते हैं मोल पर लीटर। मोल मीन्स यूनिट्स टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने की यूनिट। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, और जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े तो कोलोजन के चांसेस ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा कोलोजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्टर होगी। मगर यदि ऐसी कंडीशंस में हम जब रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मगर ये जो बात है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्लियर, जिसको हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं। मगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं। इस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट के। फॉर एग्जांपल कि यदि मैं यहाँ लिखूं कि नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट्स आर फॉर्म अमोनिया, तो जरूरी है कि मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम लिया है और हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम लिया है, तो दूसरा स्टूडेंट्स भी सेम ले? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि नाइट्रोजन के 2 वॉल्यूम कर दूं और हाइड्रोजन के 6 वॉल्यूम कर दूं तो ऐसी कंडीशंस में तो रेट ऑफ रिएक्शन से हो जाएगी। तो यहाँ ये जो नंबर ऑफ मोल्स है जिसको हम स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, ये तो एक बैलेंस रिएक्शन में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस कम होगी, और जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शंस पर जब कॉन्सेंट्रेशंस का साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जो रेट है वो केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशंस के नहीं होती। एक अनदर फैक्टर्स और होता है जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया कॉन्सेंट्रेशंस की पावर पर। कॉन्सेंट्रेशंस की पावर, जहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है जिसको हमने डिनोट किया है n, तो यहां पर n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, क्लियर। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। यदि आप कहो कि ये नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट्स आर फॉर्म अमोनिया, तो यदि आप यहां से लिखोगे तो यहाँ रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पर, जहां पर ये स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखा गया होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या इंटीगर होगा, मगर फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होगा। मगर यदि इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया तो इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन की पावर
जिसको किससे डिटरमाइन किया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है। यदि हम बात करें तो n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पर n मे बी इंटीजर या n मे बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, फ्रैक्शन n जिसको हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी स्टायोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करती। स्टायोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखा जाता है, जिसके ऊपर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्टायोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल यदि यहाँ लिखे n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन ओनली एक्सपेरिमेंटली, कैन बी डिटरमाइन ओनली एक्सपेरिमेंटली। क्लियर है? एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल है कि ये एक पाथ है, कोई सवाल ये करे कि सर स्टायोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को क्यों नहीं लिख सकते, या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू ही क्यों चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि ये एक रास्ता है, बिल्कुल शार्प रास्ता, जिसमें आपको अपने घर से स्कूल जाना है। ठीक है, तो रास्ता जब साफ होगा तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, ट्रैफिक कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। मगर मान लो कि बारिश की वजह से यहाँ पर खड्डा हो गया, ठीक है, और आप स्कूल नहीं पहुंच पाए, और आपको स्कूल से फोन आया कि आप कितनी देर में स्कूल पहुंच रहे हो। ठीक है, तो अब आपका स्कूल पहुंचना, ये जो खड्डा है ये इसके अराउंड जो ट्रैफिक होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? यदि ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो आपको स्कूल पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, और ट्रैफिक कम लगा तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप उस खड्डे को क्रॉस ना करो, या जब तक आप उसको ट्रैफिकली ना देखो। तो यहाँ पर इस खड्डे के जैसे आप आसपास आओगे तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। आपके पापा को आप तब बता पाओगे जब आप खड्डे के आसपास ट्रैफिक देखोगे। यदि ट्रैफिक ज्यादा होगा तो आप अपने पापा को बोलोगे कि पापा मुझे आने में लेट होगा, और ट्रैफिक कम होगा तो आप अपने पापा को ये बोलोगे कि पापा मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। क्लियर? तो ये एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। रिएक्टेंट ए है जिसके नंबर ऑफ मोल्स ए है, ये रिएक्टेंट बी है जिसके नंबर ऑफ मोल्स बी है, रिएक्टेंट सी है जिसके नंबर ऑफ मोल्स सी है, और रिएक्टेंट डी है जिसके नंबर ऑफ मोल्स डी है। यदि हम आफ्टर एक्सपेरिमेंट इसका रेट लिखे तो ऐसी कंडीशंस में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर p और b टू द पावर q, जहां पर p एंड q इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। यदि हम p की बात करें तो p इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a and q is equals to order of reaction with respect to b, जहां पर p और q क्या है, जहां पर p ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू a, और q क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, जो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। यदि मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लिखूं, तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का सम, जिसको हम आगे चलकर कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशंस करना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस, पावर ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन रेट लॉ एक्सपेरिमेंट या रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो कहाँ डिनोट किया हुआ हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। अब हमने रेट को कैसे एक्सप्लेन किया कि कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, जहां पर यदि एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, जहां पर k एक वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब यदि हम रेट कांस्टेंट की यूनिट डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, k इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। अब हम सबको पता है कि जो यदि हम k की यूनिट डिटरमाइन करें, k की यूनिट डिटरमाइन करें तो रेट की जो यूनिट्स होगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशंस की जो यूनिट्स होगी वो होगी मोल पर लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर टू दी पावर n। यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और मोल टू दी पावर n और सेकंड लीटर टू दी पावर n। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो k इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस n लीटर टू दी पावर n माइनस 1 एंड सेकंड टू दी पावर माइनस 1। जहां हम पहले ही बात कर चुके कि n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसकी डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले की कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन का सम है उसको क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या दूसरे डेफिनेशंस कहे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच पार्टिसिपेट इन रेट लॉ कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस पे जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें तो वो उनको क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब यदि मैंने कहा कि n इज इक्वल्स टू 0, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 0। मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का 0 होना मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ हम n इज इक्वल्स टू 0 रखें तो k इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 एंड सेकंड माइनस 1, तो मोल टू दी पावर 1 लीटर टू दी पावर 1 और सेकंड टू दी पावर 1। n इज इक्वल्स टू 1 लिया तो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 एंड सेकंड टू दी पावर माइनस 1, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0, तो क्या हो जाएगा, सेकंड टू दी पावर माइनस 1। अब यदि हम n इज इक्वल्स टू 2 ले तो यूनिट होगी k इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 एंड सेकंड टू दी पावर माइनस 1, तो मोल माइनस 1 लीटर पावर 1 एंड सेकंड टू दी पावर 1। अब जैसा हो n इज इक्वल्स टू 3 हो तो इस n इज इक्वल्स टू 4 हो तो हम हर किसी की रेट
कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल बात करें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, तो हम बात करें कि मैंने H2 प्लस Cl2 इट्स आर फ्रॉम HCl। तो फॉर्मेशन ऑफ HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यदि ये रिएक्शंस H न्यू मतलब फोटॉन्स की प्रेजेंस नहीं होगी, लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लिखे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हमारे सराउंडिंग में हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो आप जहां बैठे हो वहां आपको पानी मिल जाएगा क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड नहीं करता। इस डिपेंड ऑन अनदर फैक्टर जस्ट लाइक अ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। जब तक अनदर फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि यदि हम इसका रेट लिखने की कोशिश करें, रेट लिखने की कोशिश, तो क्या होगा K इंटू H2O की पावर 0। मतलब यहाँ पर 0 मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, मीन्स इट्स नॉट डिपेंड ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन। अब यदि हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मीन्स के केवल एक मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड करे, रेट ऑफ रिएक्शंस एक मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड करे। तो यहाँ लिखे हम कि ओजोन इज डिकम्पोज टू ऑक्सीजन प्लस O। तो यदि इसका रेट लिखने की कोशिश करें तो इसका रेट क्या आ जाएगा, KO⁴ मतलब यहाँ पर जो पावर 1 है ये किस चीज को डिनोट कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड ओनली अ कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यदि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्रेकडाउन हो तो H2 प्लस हाफ O2 में ब्रेकडाउन होगी। यदि हम इसका रेट लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, कि H2O⁴ means formation of decomposition of H2O2 is depend on a concentration of one molecules। उसी तरीके से हम सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेकडाउन इनटू हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो यदि इसका रेट लो लिखने की कोशिश करें तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू Hi⁴ मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 2, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना होगा, 2। उसी तरीके से थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की भी बात कर सकते हैं। यदि थर्ड ऑर्डर की बात करें तो फॉर्मेशंस की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ NO NO तो 2NO रिएक्ट विथ O2 इट्स आर फॉर्म NO2। तो यदि इसका रेट लो लिखने की कोशिश करें तो इसका रेट लो क्या हो जाएगा कि रेट इज इक्वल्स टू K NO⁴ NO2। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2, और इसकी पावर कितनी होगी, 1। तो ऐसे कंडीशंस में हमने पहले ही कहा है कि N इज इक्वल्स टू क्या होता है, PQ प्लस 1 P प्लस Q। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ऐसे कंडीशंस में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3। फ्रैक्शनल ऑर्डर की बात करें तो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन टू फॉर्म HBr। यदि इसकी रिएक्शंस लिखें तो H2 प्लस Br2 इट्स आर फॉर्म 2HBr। यदि इसका हम रेट लो लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा इसका रेट लो, कि रेट इज इक्वल्स टू K H2 and Br2 टू दी पावर हाफ। अब यहाँ पर पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर कितनी है, हाफ।
तो यदि P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू एन निकाले तो 1 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5, मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शनल फ्रैक्शनल में होगी। क्लियर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। जबकि यदि लॉ ऑफ मास एक्शंस की बात करें, गुलबर्ग की बात करें, ठीक है, तो गुलबर्ग ने उनको क्या कहा कि किसी बैलेंस इक्वेशन से स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स को उसकी पावर बना दो। फॉर एग्जांपल कि ये a टू द पावर a एंड b टू द पावर b, दे आर फ्रॉम c टू द पावर c एंड d टू द पावर d। तो लॉ ऑफ मास एक्शंस के अकॉर्डिंग यदि इसका रेट लिखने की कोशिश करें तो a टू द पावर a एंड b टू द पावर b, जिसमें a और b को कहां से लिखा गया है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखना एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा। मगर यदि इसी चीज को एक्सपेरिमेंट में लिखा जाए, एक्सपेरिमेंट कर करके लिखा जाए, तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जबकि ये स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर डिपेंड नहीं करती।